Welcome students. Let's start our new class and we are going to study the new chapter, that is chapter number 8, and the name of the chapter is Human Health and Disease. First of all, hope you all are fine and happy right now. So let's start our today's journey. So what is health and how a good health is very useful for the human being will be studied by us. So I am giving you 10-second time to bring out your books, because today we are going to study each and every line of the book. Okay, so let us start. Yes, hope you all have bought your book. Now let us study. So health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humor. हेल्थ किसको कहते हैं? हेल्थ वो चीज़ है जो माना जाता है कि स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड के ठीक होने से अंदर के जितने भी सिस्टम्स हैं ये सिस्टम्स ठीक रहते हैं, और उस सिस्टम्स के ठीक रहने से वो इंसान हेल्दी कहलाता है. मतलब अंदर के सिस्टम, ये जो सर्टन ह्यूमर्स हैं ये सिस्टम से रिलेटेड है जो हिपोक्रेट और आयुर्वेदिक सिस्टम्स मानते हैं कि अंदर के सिस्टम. अब अंदर के सिस्टम में क्या है? जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ये लोग क्या मानते हैं? येलो बाइल और ब्लैक बाइल, लाइक दैट. इस तरह के इन लोगों ने कॉन्सेप्ट तैयार किए थे जो पुराने ग्रीक साइंटिस्ट लोग थे. और आयुर्वेद वाले क्या मानते हैं? लंग्स मानते हैं, पित्त मानते हैं, और एक कुछ है, 3 चीज़ों को मानते हैं. वैसे हिपोक्रेट भी, तो इसको कहा गया ह्यूमर. तो बोला गया कि एक हेल्दी पर्सन हेल्दी कब कहलाएगा? जब उसका स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड और अंदर के सारे सिस्टम बैलेंस्ड कंडीशन में होंगे तो वो हेल्दी कहलाएगा. और इसको कौन मानता है? इसको हिपोक्रेट भी मान लेते हैं और आयुर्वेदिक सिस्टम भी मानते थे. It was thought that the person with a black bile belonged to hot personality and would have fever. अब black bile मतलब तो होता है बाइल जूस, और बाइल जूस यदि ब्लैक हो जाए इसका मतलब क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया, है ना. ब्लैक का मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन, बाइल शरीर से ज़्यादा हो रहा है. पहले ये माना जाता था कि शरीर में, पहले के जो साइंटिस्ट थे जैसे हिपोक्रेट वगैरह मानते थे कि शरीर के अंदर यदि बाइल ज़्यादा हो जाए, और ब्लैक बाइल मतलब सबसे ख़राब कंडीशन वाला बाइल, है ना. जो और वो मानते थे कि ये बाइल कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? ये बाइल स्प्लीन से सिक्रीट होता है. मानते थे, ऐसा है नहीं, लेकिन है स्प्लीन से सिक्रीट हो रहा है या फिर किडनी से सिक्रीट हो रहा है. तो जिन लोगों में यदि ये सिक्रीट हो ब्लैक बाइल, वो लोग जो होंगे उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो गर्म होंगे, और उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो उनका शरीर गर्म होगा और वो बीमार रहेंगे, उनके शरीर में फीवर होगा. ये माना जाता था कि फीवर आने का मेन कारण जो है वो ब्लैक बाइल है. लेकिन पहले की सोच थी, अभी तो ऐसा है नहीं. दिस आइडिया वॉज अराइव्ड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. ये सिर्फ सोच था, है ना. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी. यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था और एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया गया था विलियम हार्वी के द्वारा, है ना. उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की थी कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, और ब्लड के सर्कुलेशन के वजह से ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहता है, एक जैसा रहता है, कभी गड़बड़ नहीं होता. और ब्लैक बाइल जो है, ब्लैक बाइल में बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता. और इसको उन्होंने किसके थ्रू दिखाया था? विद द हेल्प ऑफ न्यू डिस्कवरी दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर के माध्यम से उन लोगों ने ये प्रमाणित किया था. यानी कि साइंस जब इस पुरानी सोच में के अंदर आता है तो जो पुराने साइंटिस्ट लोगों की जो सोच थी उनको वो गलत प्रमाणित कर देता है. उसमें कौन कौन थे? विलियम हार्वे, जिन्होंने
ब्लड सर्कुलेशन के मेथड को समझाने का कोशिश किया और ये बताने का कोशिश किया कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही मेंटेन होता है और ब्लैक बाइल के कारण फीवर नहीं होता। इसको प्रमाणित उन्होंने थर्मोमीटर के थ्रू किया था। यानी जो पुरानी सोच थी, ढकू वाली सी सोच थी, गलत सोच थी, उस गलत सोच को उन्होंने डिस्प्रूव किया, है ना, देखो डिस्प्रूव किया। और वो जो ये सोचते थे कि जो गुड ह्यूमर है, गुड ह्यूमर मतलब ये चारों सिस्टम जो बॉडी के अंदर हैं, जो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट 4 सिस्टम थे, चारों सिस्टम जो होते हैं यदि वो ठीक ठाक रहें तो वो अच्छे कहे जाएंगे, हेल्दी कहे जाएंगे। इस हाइपोथेसिस को उन्होंने गलत सिद्ध किया था। ठीक है, किन्होंने? जो न्यू साइंटिस्ट लोग थे, विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इन्होंने प्रमाणित किया कि ये जो आपका थॉट ऑफ ह्यूमर है ये गलत है। लेटर ईयर्स ऑफ बायोलॉजी स्टेटेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंस टू द न्यूरल सिस्टम। बाद में इस बात को भी प्रमाणित किया कि जो माइंड है हमारा माइंड किस बेसिस पे काम करता है, हम किस बेसिस पे काम करते हैं, हमारा माइंड जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ये बताया गया कि हमारा माइंड जो है वो न्यूरल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। Along with neural system, there is one more system is included, that is called endocrine system. So neural system and endocrine system together influence our mind, and along with that the immunity system help to prevent the disease. So all these 3 systems together maintain a good health in the human being. 3 सिस्टम यहाँ पे मेंशन किया गया। साइंटिस्ट लोगों ने ये सर्च किया कि न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम जो कि माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंड को ठीक रखते हैं, बैलेंस कंडीशन में रखते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, हेल्दी कंडीशन में रखते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को रोग से लड़ने की क्षमता देता है और उसको हेल्दी रखने की कोशिश करता है। तो हेल्थ का ये 3 फैक्टर, ये 3 सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। So there are 3 systems that is very important for maintaining a good health, that is called neural system, endocrine system and immune system. That our immune system maintain a good health. It has been written over here. Hence mind and mental states can be affect our health. Of course health is affected. So these 2 things are very important and it affect our health. What are the 2 things? That is our mind and mental condition as well as our physical condition. Understood? So these are the things that is necessary to understand. Now some other factor is also important for a good health. What are it? If there is any kind of genetic disorder, the person would not be called a healthy person. What kind of genetic disorder they may can have? They may can have genetic diseases, some kind of deformity related to number of chromosome or number of genes that you have already studied in the last class. So deficiency with which the child is born, if there is any kind of difficulty with which a child born, these difficulty cause the defects in the child which he inherited from his parent, his or her parent, and this deformity remain with him for the long life and cause different kinds of problems. So that person will not call anyhow a healthy person. Remember, and the second point, in the course of living in this life, many persons get infected by many kind of germs, and this cause infections, and these infections may also cause different kind of disease. समझ में आया? यानी कि जीवन काल में एक इंसान कई बार बहुत सारे जर्म्स के कांटेक्ट में आता है और जर्म्स के कांटेक्ट में आने के कारण उसको बहुत सारी बीमारियां होती है और ये बीमारियां भी उसे हेल्दी नहीं रहने देती। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल। एक इंसान का जो लाइफ स्टाइल है, अच्छे से नहीं खाना, अच्छे से नहीं कपड़ा पहनना, है ना, एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा देर तक सोना, ये सारी आदतें जो हैं, ये आदतें भी उसके इल हेल्थ का कारण बन सकता है। यानी कि द लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग द फूड, वाटर वी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज और बॉडीज़। सो एक प्रॉपर फूड खाना चाहिए, एक प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अच्छे हैबिट्स होने चाहिए, बुरे हैबिट्स जो बुरे लत हैं वो छोड़ देना चाहिए। ये भी हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमने क्या क्या देखा, व्हाट आर द फैक्टर्स लिख लेंगे दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। नोट डाउन द क्वेश्चन ओवर हियर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज हेल्थ, डिफाइन हेल्थ, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And the definition that has been given by WHO is written over here. Now listen to me. The term health is very frequently used by everybody. Health के बारे में सब कोई बोलते हैं. But do you know what is the actual definition of health? Health का definition क्या होता है, क्या आपको पता है? Let's study. Health does not simply means that absence of disease. Health का मतलब ये नहीं हुआ कि एक इंसान डिजीज से मुक्त है, यानी कि उसके शरीर में डिजीज नहीं है और वो फिजिकली फिट है. ये कहने का मतलब हेल्थ नहीं कहा जाएगा. हेल्थ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ये नोट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. सो डिफाइन हेल्थ, ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ पे. नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेल्थ डज नॉट मीन दैट देयर इज absence of disease or a person is physically fit. It is said that, or it can be defined as the complete physical, mental and social well-being. Means a person should physically यानी शरीर के तौर पे, mentally यानी अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, एंड सोशली अपने सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से फिट हो तो उसे हेल्दी कहा जाएगा. अ पर्सन इज called healthy, or the health can be defined as the state of complete physical, mental and social well-being. This is the definition given by WHO. Remember, and you have to learn this definition. If anyhow this kind of question asked, you have to give the answer of this question. Understood? So सिर्फ डिजीज़ का ना होना ही हेल्दी नहीं कहा जाएगा. इसके अलावा आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली एक वेलबींग यानी कि एक अच्छे कंडीशन में होना होगा. व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क. तो अब ये बात कह रहा है कि एक पर्सन यदि हेल्दी है तो वो अपने काम में बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो इकोनॉमिक गेन करता है, बहुत अच्छा पैसा आमदनी करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, और उसका जो जीवन शैली है, उसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, वो और अच्छा होने लगता है. सो हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ पीपल. हेल्थ जो है, गुड हेल्थ जो है, उसके जीवन काल को बढ़ा देता है. एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी. और एक अच्छा हेल्थ जो है, इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे की और उसके माँ के डेथ रेट को घटा देता है. मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट को घटा देता है, यानी कि जो माँ अभी जस्ट माँ बनी है, उसका बच्चा और वो माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं. यदि उनका हेल्थ पहले से ठीक रहता है तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, यानी कि मरने की जो इंटेंसिटी होता है वो कम हो जाता है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक एंड एंजॉइंग इट. So, what are the different things that is needed to maintain a good health? Note down the question. What are the requirement to maintain a good health? What are the requirement that is maintained to good health? एक good health को maintain करने के लिए क्या क्या जरूरी है? A person should eat balanced diet, should maintain a personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain a good health. गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 3 बातें कही गई हैं. बैलेंस डाइट मतलब अच्छा खाना. बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी. मतलब आप ऐसा खाना खाओ जिसमें हर तरह के फूड प्रोडक्ट्स राइट क्वांटिटी में मौजूद है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन. दिस ऑल प्रोडक्ट्स शुड बी बैलेंस्ड एंड शुड प्रेजेंट इन योर डेली डाइट. आपके डाइट में ये प्रेजेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन. आप पर्सनली अपने शरीर को कैसे ठीक रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रखते हो. सो यू शुड मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन बाय वॉशिंग, बैथिंग, गोइंग रेगुलर bowels and regular bathing and brushing your teeth and all. So all these things are necessary to maintain the personal hygiene, as well as you should wash your hand on time of using toilet and all. So these things are very necessary to maintain the personal hygiene. So you should know the rules of personal hygiene and you should follow it. Along with these two things,
one more important thing that is given over here, you should maintain and you should do the regular exercise, because regular exercise not only make you mentally as well as physically fit for the whole day वर्क. अंडरस्टूड. तो ये 3 बातें आपको होल डे के लिए ठीक ठाक अच्छे रखने में कौन मदद करता है? रेगुलर एक्सरसाइज. तो ये 3 बातें गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं. आज के डेट में योगा चला आया हुआ है. तो योगा तो आज से नहीं है. योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरेबल और मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. योगा आज से नहीं, बहुत पुराने समय से लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. For a long time the human beings are utilizing this yoga for their physical and mental health, or to achieve a good physical and mental health. Understood? Awareness about disease and their effect on the body function, vaccination and against infectious disease, proper disposal of waste, control of factor and maintenance of hygienic food, water resources are necessary for achieving a good health. अब यहाँ पे और बातें आ गई. What is also necessary for, ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था इसमें पूरा का पूरा सारा ही आप आंसर लिख सकते हो, है ना, इन डिटेल. अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, आपको डिजीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए. अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीली फंक्शन. बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में वो किस तरह से डिजीज़ जो है इफेक्ट करता है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज. सो अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ and their effect on the body functions, it is the one of the main factor that every person should know. Another topic, every person should take vaccine or should undergo vaccination and immunization. मतलब एक इंसान को वैक्सीन लेना चाहिए. वैक्सीन लेने से जो बहुत डेडली डिजीज़ होते हैं उसके अगेंस्ट क्या हो जाता है, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाता है ना. सो अ पर्सन शुड follow the rules of vaccination and immunization against infectious disease. He or she should use the proper disposal of waste. मतलब जो भी वेस्ट आता है, चाहे वो घर का वेस्ट हो, चाहे वो शरीर का वेस्ट हो, the waste whatever it is gathering in the house or from or physical body waste also. So these waste should be properly disposed, because these waste can attract a lots of microbes or microorganism, and these microorganism cause different kinds of disease. So waste should not be collected and it should be properly disposed. Not only of the household waste, it should also be our body waste, like you can say feces, urine, etc. Understood? कंट्रोल ऑफ वैक्टर. अब वैक्टर किसको बोलते हो? हु आर कॉल्ड वैक्टर. देयर आर सर्टन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच स्प्रेड द डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक मॉस्किटो. कुछ ऐसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉजिंग जर्म को एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ लेके जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, है ना. तो ऐसे वैक्टर्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, जैसे मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, कॉकरोचेस हो गए. सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी कंट्रोल सो दैट दे कैन नॉट एबल टू स्प्रेड द डिजीज़. एंड ऑल्सो यू शुड मेंटेन ए हाइजेनिक फूड. आपका जो खाना होना चाहिए वो साफ़ सुथरा. रास्तों में जा कर के गोलगप्पे खाना और चाट खा लेना, समोसास खा लेना, ये सारी बीमारियों को दावत देती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जगह चीज़ें जो हैं वो ओपनली रखे रहते हैं और उस पर बहुत सारी मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, और ये मक्खियाँ जो हैं बहुत सारे जर्म्स को अपने शरीर के साथ लेके आती हैं, उस पर रख देती हैं. उसको खाने से जो है शरीर में बीमारियाँ पैदा होती हैं. सो द फूड शुड बी हाइजीनिक, है ना. द वाटर दैट यू आर यूजिंग एंड ड्रिंकिंग, इट शुड बी ऑल्सो हाइजीनिक. इट शुड बी वेल फिल्टर्ड. जो आप पानी यूटिलाइज़ कर रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो सबसे जल्दी कंटामिनेट हो जाता है, सबसे जल्दी गंदा हो जाता है. द वाटर गेट कंटामिनेटेड वेरी इजली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, बिकॉज देयर मे बी सम आउटलेट विच रिसीव द डिस्पोजल फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रेन एंड ऑल. अभी शहरों में या फिर उन जगहों पे जहाँ पर जो
पानी का जो पाइप होता है वो नालों से होकर गुजरता है, तो कहीं पर यदि मान लो उस पाइप के अंदर में छेद वगैरह हो जाता है तो नाले का पानी उसके अंदर घुसना शुरू कर देता है और वो जो है पानी को गंदा कर देता है। तो वाटर सप्लाई का जो पानी आता है वो पानी जो है बहुत गंदा होता है, उसको आपको फ़िल्टर कर लेना चाहिए। इवन हो सके तो उसको बॉयल करके पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जर्म्स वगैरह कैरी करते हैं। सो वाटर शुड ऑल्सो बी वेल फिल्टर्ड एज वेल एज it should not contain any kind of germs, so you should also follow the you can say hygienic method to keep them fresh, and you can say sterile means sterilize means उसके अंदर में कोई जर्म नहीं होना चाहिए। तो चाहे जो भी आप फूड खा रहे हो या जो भी आप पानी पी रहे हो, इट शुड बी फ्रेश एंड माइक्रोब्स फ्री, और यू कैन से डिजीज फ्री, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ आवर वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज एडवर्सली इफेक्ट, हमारे बॉडी का कोई भी एक सिस्टम या एक से ज़्यादा सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारे बॉडी के सिस्टम्स को फॉलो नहीं कर रहा है, और वो एडवर्सली उल्टा अपने मर्जी से यदि वो सिस्टम फॉलो करने लगा, काम करने लगा, कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी साइन एंड सिम्टम, तो जब वो अपने मर्जी से काम करने लगता है या जर्म्स के प्रभाव से अपने मर्जी से काम करने लगता है या फिर किसी एक कारण से काम करने लगता है, तो उसके वजह से बहुत सारे साइन और सिम्टम, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लक्षण उभर के आते हैं। साइन और सिम्टम इन लक्षणों को कहा जाता है, एंड वी कैन से दैट वी आर नॉट हेल्दी, और इस लक्षणों के वजह से हम कहे जाते हैं कि हम बीमार हैं, हम लोग हेल्दी नहीं हैं, एंड वी हैव ए डिजीज़। ठीक है, सो डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 सेक्शंस। डिजीज़ को 2 भागों में बांटा गया है। वन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो दो डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यू टू पैथोजेंस, मतलब बहुत सारी डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस है, एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होता है। कुछ जर्म्स जो हैं वो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर जाते हैं, और ये जर्म के माध्यम से जो बीमारियां होती हैं, ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, एंड देयर आर सम डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसमिट। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं वो जो ट्रांसमिट नहीं किया जा सकते, है ना। दे आर कॉज ड्यू टू द आइदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, या तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिजीज़ हुआ है, या फिर फॉर कॉज ड्यू टू टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़, और ड्यू टू यू कैन से और लाइफ स्टाइल नॉट डूइंग एक्सरसाइज लाइक दैट। ऐसे बीमारियां जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से होती हैं, ड्रग्स के यूटिलाइज़ करने की वजह से, अल्कोहल वगैरह के यूटिलाइज़ करने की वजह से होते हैं, ढंग से खाना ना खाने की वजह से होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी होती है। ऐसे बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, देखो, दिस आर सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फैटल। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि एड्स। अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ मेजर कॉज ऑफ डेथ। अब बहुत सारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कैंसर। कैंसर जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है और बीमारी का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल भी बहुत सारे बीमारियों को बुलावा देता है। तो लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अच्छे से खाना खाना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड होल प्रोसेस। मेक द नोट्स and these points should be remember to write. Okay, what is disease, what is called infectious disease, what are called infectious and non-infectious disease, give example. So these questions should be noted. Make the note, and if you have any kind of problem you can ask me. Okay, hope for your better learning. Next day we will study the next topic, that is common disease in human being. Okay, hope for your better learning. Thank you.